बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर बेटा, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 कंटिन्यू था, तो हमारा जो 4 फिलोसफर्स थे, मुस्लिम फिलोसफर्स, उनकी हमने फिलोसफी पढ़ ली थी। ठीक है, हमारा ये लास्ट टॉपिक जो है ये रह गया है। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मुसलमानों की आमद के वक्त बरे सगीर की तालीमी हालत। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि बरे सगीर में मुसलमान कब आए थे? है कोई आइडिया? बरे सगीर में बेटा मुसलमानों की आमद जब थी, मोहम्मद बिन कासिम से इसको रिलेट किया जाता है। सिंध के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आए थे। ठीक है, और उस रास्ते से फिर यहाँ पर जो है इस्लाम फैला था। उससे पहले क्या था? जहालत थी। जो पूरा जो माशरा था वो जातों में, फिरकों में और स्टेप्स में था। 4 डिफरेंट स्टेप्स थे, और वो स्टेप्स किसके अकॉर्डिंग थे? मर्तबे के, रुतबे के, ठीक है, मुताबिक थे। अभी भी आप अगर हिंदुइज्म को देखें तो वहां पर ये आपको जो क्लासेस हैं वो मिलती हैं, ये तबके मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जब इस्लाम यहाँ पर आया और यहाँ के जो लोग थे, माशरा था, वो मुसलमानों की रवायात से जब मुतासर हुआ, तो फिर उनमें तालीम का जो एक सिस्टम था, एक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था, वो डेवलप हो गया। ठीक है, और फिर बहुत सारे ऐसे उलमा थे जिन्होंने सर्विसेज दी अपनी, और यहाँ के लोगों को तालीम जो है प्रोवाइड करने का हर मुमकिन तरीका जो है वो इख्तियार किया। इवन दैट यहाँ पर देखिए, हुक्मरानों की बात हुई है तो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, जो खुद तो आलम नहीं थे लेकिन तालीम के बहुत ज़्यादा रसिया थे, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और उन्होंने तालीम के लिए बहुत खुले दिल से फिर पैसा भी लगाया, मस्जिदें बनवाई, मदारस बनवाए, उसातिज़ा को, तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, और जिस कदर मुमकिन वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने वो तमाम जो सहूलतें थी वो मुहैया की। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जब बरे सगीर में इस्लाम था, मुस्लिम रूल था, तो तालीम कैसी थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मुसलमान जो है वो जाहल होना और अनपढ़ होना बहुत बुरा समझते थे। उनकी जितनी भी बस्तियां थी और कस्बे थे, सब में तालीम के लिए मदरसे थे, और दीनी इल्म तो पढ़ाए जाते ही थे, लेकिन साथ में बाकी मज़ामीन जैसे देखें, शायरी है, सर्फ़ो नहव है, तारीख है, जोग्राफिया है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, और ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर हुक्मरान हो गए। ठीक है, तो अभी हम जो हम पढ़ने लगे हैं, जायजा लेने लगे हैं तालीमी पहलुओं का, ये बेटा हम लेने लगे हैं बरे सगीर में जब तक 1857 की जंग नहीं हुई थी और मुस्लिम रूल था, ये हम वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मकासद देखिए, मकासद, क्योंकि बेटा एक बात याद रखिए, जब भी कोई मुस्लिम रूलर होगा, जब भी कोई मुस्लिम हुकूमत होगी, मुसलमानों का जो निज़ाम तालीम होगा वो जहां भी होगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे होंगे। ठीक है, मिलते हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला मकसद है रज़ाए इलाही का हसूल। अगर आपको अपने सारे फिलोसोफर याद हो जो हमने पहले पढ़े, इमाम गजाली, इब्ने खल्दून, इब्ने सीना, इलामा ज़रनोजी, जिनको भी हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो तो उनके मकासद तालीम में ये मकसद शामिल था। और यहाँ भी क्योंकि मुसलमानों का जब दौरे हुकूमत था तो ये मकसद होना था, ये इसको हम निकाल ही नहीं सकते जब हम मुस्लिम रूल की बात करें। ठीक है, तो हमने बीइंग अ मुस्लिम, हमारी तालीम का सबसे पहला मकसद क्या है? अल्लाह ताला की रजा को हासिल करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हदीस भी है, जिसने इस इल्म जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जा सकती थी, इसलिए हासिल किया कि वो अपनी कोई दुनीवी, बेटा ये दीन भी नहीं है, दुनीवी है, ठीक है, दुनिया से गर्ज हासिल करे तो कयामत के दिन उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम दुनिया के लालच की बजाय हम दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह ताला की रजा के लिए जब भी इल्म हासिल करेंगे तो वो इल्म हमारे लिए फायदेमंद होगा। तामीर सीरत व किरदार, इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उसको दुनिया में रहने के तरीके सिखाना, उसको आखिरत की क्या ज़रूरियात हैं, आखिरत में कामयाब होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें बताना भी किसका काम है? तालीम का। ठीक है, उसके बाद है मुतवाज़न नशोनुमा। बेटा हम बड़ा, ये हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि
फलां साइकोलॉजिस्ट आ गया, इंग्लिश फिलोसोफर आ गया, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट आ गया, या इंग्लिश एजुकेशनिस्ट आ गया। इंग्लिश से मुराद कोई अंग्रेज या कोई आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। हम उनको क्रेडिट दे देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जबकि जो मुतवाजन नशोनुमा की यहाँ पर जो बात है बेटा, इस्लाम डे 1 से मुतवाजन नशोनुमा की बात करता है। देखिए अल्लाह ताला तो वो है जिसने दीन और दुनिया को साथ लेके चलने को कहा है, तो वो इन दोनों के तकाजे पूरे करने की बात भी तो करेगा ना। ठीक है, तो हमा पहलू नशोनुमा का ख्याल रखा जाता था, उनको दीन की तालीम सेंट्रल पॉइंट था, सिखाई जाती थी। लेकिन तजारत सिखाई जा रही है, फनून सपागिरी सिखाया जा रहा है कि आपने दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। तारीख है, जोग्राफिया है, तबीयात है, इल्म हिंसा है। ठीक है, तो ये सारी भी चीजें हम उनको साथ साथ पढ़ा रहे थे। मुआशी खुद कफालत, मुआशी या मईशत इकोनॉमी से ताल्लुक है बेटा, अपनी रोजी कमाने का भी कोई उन्हें तरीका सिखाना है। तो ऐसे फनून सिखाए जाते थे जो उनको स्किल भी दे रहे थे और उनकी रोजी रोटी का भी जरिया बन जाते। मनसब खिलाफत बेटा, एक कॉमन आपने बात सुनी होगी कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान दुनिया पर अल्लाह का खलीफा है। ये बातें हमने सुनी हुई है। ठीक है, तो इस्लामी नुक्ता नजर से इंसान को यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाकर, अपना नायब बनाकर भेजा है। हाकमियत अल्लाह की है, लिहाजा इंसान यहाँ पर जो भी करेगा उसने अपने मालिक को रिपोर्ट देनी है। तो रोजे कयामत हम सब इसके लिए तैयार होने चाहिए कि हमने इसकी रिपोर्टिंग वहां जाकर करनी है। तस्खीरे कायनात या मुसख्खर करना, फतह कर लेना। बेटा यहाँ पर आपको मैं एक रेफरेंस देती हूँ, कुरान करीम में आपने देखा होगा कि वो एक आयत है जिसका मफहूम है, तर्जुमा नहीं मफहूम बता रही हूँ, कि जमीन में फिरो, और जो अकल वाले हैं उनके लिए यहाँ पर अल्लाह की निशानियां हैं। ठीक है, तो तस्खीरे कायनात का तो अल्लाह ताला ने वैसे ही इंसान की जबिल्लत में, इंसान की फितरत में ये चीज रख दी कि वो तलाश करना चाहता है, खोजना चाहता है, क्योंकि उसको तजस्सुस होता है। तो तालीम का मकसद है कि वो इंसान को इस काबिल बना दे कि वो जो तजस्सुस है उसके अंदर, जो वो खोजना चाहता है, तलाश करना चाहता है, वो तलाश भी करे और फिर उसको इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल भी करे। ठीक है, उसके बाद बेटा नसाब की तालीम जो पढ़ाई जाएगी उसका नसाब क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, करिकुलम क्या होगा। देखिए कुरान करीम सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि रिलीजियस एजुकेशन है, रिलीजियस रूल है, हुकूमत मुसलमानों की है, तो कुरान करीम को हमेशा ही सेंट्रल पोजीशन हासिल रहेगी। फिर तफसीर है, हदीस है, फिक़ह है, ये भी इस्लामी तालीम का हिस्सा थे। अब बाकी अलूम कौन से हैं? हिसाब है, तिब या मेडिसिन, नजूम फल्कियात का या सितारों का इल्म, और ज़रात। ठीक है, ये इख्तियारी मज़ामीन थे और स्टूडेंट्स को ऑप्शन थी कि वो जो मर्जी इसमें से सब्जेक्ट रख सकते थे। ठीक है, कुरान पाक में भी सैर फिल अर्ज़ मतलब कि ज़मीन में घूमो फिरो, सैर करो, मुशाहिदा कायनात की भी ताकीद हुई है। ठीक है, और लिहाजा फिर साइंसी अलूम जो है उसको भी तरक्की मिली, और क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हमें ताकीद की थी तो हमने इसको भी अपने निसाब का हिस्सा बना लिया। ठीक है, फिर फलसफियाना अलूम की कुरान करीम ही फेवर करता है। ठीक है, उसकी बात की गई कि उनको भी सीखें, तो निज़ाम तालीम में ये चीज़ें भी शामिल थी। ठीक है, कुरान पाक को समझने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत थी, तो फिर ज़ुबान और अदब इसको भी निसाब का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, और वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रही, नए मज़ामीन इसमें शामिल होते रहे। अच्छा जी, अब नसाब की कैटेगरीज देख लीजिए। पहला नसाब देखिए क्या है, इब्तदाई तालीम का नसाब। यहाँ पर बेटा देखिए इब्तदाई तालीम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लिखना पढ़ना मामूली से लेवल का, इनिशियल स्टेज का, बिल्कुल जो इब्तदाई लेवल का मैथ्स है वो सिखाया जाना, इस्लाम के जो इब्तदाई असूल हैं वो भी बताए जाने क्योंकि वो ज़रूरी हैं। ठीक है, और क्योंकि मुसलमानों की ज़ुबान फ़ारसी थी लिहाजा फ़ारसी में ही तालीम जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। उसके बाद बेटा इब्तदाई तालीम का जो लाजमी जुज़ था वो कलामुल्लाह मतलब किताब, अल्लाह ताला की किताब, और फ़ारसी की किताबें बेटा गुलिस्तान और बोस्तान, ये शेख सादी की बेटा किताबें हैं और हकायात पर या आप कह लें कि मोरल लेसन्स पर मुबनी स्टोरीज। ठीक है, तो ये किताबें निसाब में शामिल थी। मुसलमान
और गैर मुस्लिम, लड़के भी लड़कियां भी इकट्ठे तालीम हासिल करते थे, क्योंकि बेटा बिल्कुल अभी इब्तदाई तालीम है, ठीक है, छोटे लेवल की, छोटे बच्चे हैं। कुरान की तालीम मुसलमान बच्चों के लिए लाजमी थी और गैर मुस्लिम्स के लिए वो नहीं थी। कोई मुद्दत नहीं थी कि कितनी देर में, जैसे अभी तो हमें पता है ना कि प्राइमरी 5 क्लास तक, मिडिल 8 क्लास तक और मैट्रिक 10th क्लास तक, यहाँ पर कोई मुद्दत नहीं थी। तालिब इल्म को जितना भी टाइम लगता इस लेवल का निसाब पूरा करने में वो लगाता, और जब उसका मुकम्मल हो जाता तो ऑटोमेटिकली उसको अगले दर्जे की तालीम हम देना शुरू कर देते। फिर यहाँ पर बेटा सानवी तालीम है। अब इसमें देखिए क्या है, जुबान और अदब, लिटरेचर, ठीक है। इसके साथ साथ जो जिंदगी की बाकी जरूरियात हैं उसके मज़ामीन, जैसे दफ्तरी और कानूनी अमूर, ये भी तालीम में शामिल था। अदब और अंशा है, हिसाब है, तारीख, इखलाकियात, फिका, खुशनवीसी या अच्छी हैंड राइटिंग जिसे हम खुशखती कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी फारसी ही जरिया तालीम थी, लेकिन साथ साथ अब यहाँ पर हमने अरबी भी पढ़ानी शुरू कर दी है, ठीक है, ताकि जिन्होंने जब आला तालीम में जाना है तो वहां पर उन्हें मसला ना हो, ठीक है। जो बच्चे ये वाली तालीम हासिल कर लेते, ये वाला लेवल कवर कर लेते, वो सरकारी जो मुलाजमत है या जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट जॉब है, वहां पर अप्लाई करने के वो काबिल होते थे। उसके बाद बेटा है आला तालीम का निसाब है। आला तालीम का निसाब बेटा देखिए इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, अरबी जुबान और उसका अदब। अदब बेटा यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, अदब लिटरेचर की बात हो रही है, ठीक है। तफसीर, हदीस और फिका, असूल फिका, मंतक, फलसफा, इल्मुल कलाम, तसव्वुफ, इल्म हैयत, इन सब की तालीम दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा जो जरिया तालीम है वो फारसी नहीं था, यहाँ पर जरिया तालीम क्या है, अरेबिक, ठीक है। और यहाँ से जो स्टूडेंट्स फिर पास आउट होते अपनी मर्जी के, वो पेशा अख्तियार कर सकते थे जो उनकी काबिलियत होती थी। काजी बन सकते थे या शाही दरबार में उनको ओहदा मिल सकता था, लेकिन जो टीचिंग से अटैच होते थे या जो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चुनते थे, उनकी इज्जत सबसे ज्यादा होती थी, ठीक है। उसके बाद बेटा आला तालीम जो है, इसका निसाब जो है इसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, दिल्ली सल्तनत से लेकर आलमगीर तक, ठीक है। सलातीने जो दिल्ली हैं वहां से लेकर औरंगजेब आलमगीर के जमाने तक जो ये निसाब है आला तालीम का, उसके 3 दौर हैं, वो भी देख लेते हैं। पहला दौर देखिए क्या है, अहदे अकबरी से पहले तक का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, अरबी है, अरबी जुबान और लिटरेचर है, तफसीर, हदीस, फिका, मंतक, कलाम और तसव्वुफ, ठीक है। और ये 200 साल तक ये दौर चला है। दूसरा दौर देखिए अहदे अकबरी से दरसे निजामी के आगाज तक, मतलब उससे पहले तक, ठीक है। पहले दौर में क्या हुआ कि सिकंदर लोदी के जमाने में फलसफा और मंतक की तरफ रुझान था। जो दूसरा दौर आया उसमें उसको मजीद तरक्की मिली, और ये जो दौर था ये मजहबी आजादी का दौर था, ठीक है। फतहुल्लाह शराजी अकबरी दरबार से वाबस्ता थे और इसी बेस पर जो उनको अज़दुल मलक का खिताब भी मिला था, ठीक है। और कुछ इजाफे किए थे फतहुल्लाह शराजी ने, जिन्हें मुसलमान उलमा जो थे उन्होंने कबूल कर लिया था। फलसफा, मंतक, इल्मुल कलाम सब में इजाफा करते रहे हैं, और मनकूलात से माकूलात की तरफ रुझान। बेटा ये बहुत अहम टर्म है, इसको याद रखिएगा कि निसाब इस तरह का बनाया गया कि मनकूलात से माकूलात की तरफ रुझान ज्यादा हुआ। मनकूलात नकल किए जाने वाले अलूम, नकल के जरिए सीखे जाने वाले अलूम, और माकूलात अकल के जरिए सीखे जाने वाले अलूम, ठीक है। तो निसाब हमारा नकल करने की बजाय अकल से सीखने की तरफ जो है रुझान उसका ज्यादा हो गया। और यहाँ पर एक नया मजमून तिब, मेडिसिन, इसका इजाफा किया गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है तीसरा दौर, और वो दौर कौन सा है, दरसे निजामी, मुल्ला निजामुद्दीन सहालवी, ठीक है। इन्होंने दौरे अकबरी का जो निसाब था उसमें तरमीम की, कुछ चेंजेस की, कुछ इजाफा किया और एक नया निसाब बना दिया जिसको क्या नाम दिया गया, दरसे निजामी, ठीक है। और कमो बेश तकरीबन तमाम जो मदारस थे उनमें इनको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा बेटा एमसीक्यू के हवाले से इसको याद रखिएगा कि दरसे निजामी जो है उसका सहरा किसके सर है, मुल्ला निजामुद्दीन सहालवी के सर, ठीक है। और मनकुलात की बजाय माकुलात की तरफ ज्यादा हमने झुकाव किया।
मजीद किताबें उनका इजाफा किया गया, ठीक है। और फतहुल्लाह शराजी के असूल के मुताबिक ही किया गया, यानी कि मनकुलात की किताबों की बजाय माकुलात की किताबों में इजाफा किया गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? जो नकली अलूम थे वो सेकंड नंबर पर चले गए और उनको रिलीजियस जितने भी हमारे मदारस थे उनमें वो मुकाम नहीं रहा जिनका उनको हक था। नकली अलूम अगर आपको याद हो, इब्ने खल्दून की कैटेगरी थी, नसाब की कैटेगरी नकली अलूम, जिनको हमने नकल करना है, जिसमें कुरान हदीस शामिल हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने नकली अलूम को सेकंड नंबर पे कर दिया और अकली अलूम ऊपर रख दिए, तो ये जो नकली अलूम थे ये हमारे थोड़ी सी बेतवजही का शिकार हो गए, हमारी तवज्जो कम हो गई, ठीक है। और हमने जो अकली अलूम थे उनकी तरफ ज्यादा झुकाव अपना कर लिया, ठीक है। अब ये जो बेतवजही का शिकार हुए तो फिर उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका अजाला करने के लिए शाह अब्दुल रहीम जो थे उन्होंने मदरसा रहीमिया बनाया दिल्ली में, और उसको फिर से कुरान और हदीस को फिर से हदीस में सेंट्रल पोजीशन देने की कोशिश की। और उनके जो फर्जंद थे शाह वलीउल्लाह, आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में भी इनका, उन्होंने उनकी तहरीक को फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। अब जो दरस निज़ामी के निसाब में खामियां थी उन पर तनकीद करते हुए शाह वलीउल्लाह ने कुरान और हदीस के इल्म को तरक्की दी और इस तहरीक के फिर हमें मुस्बत नताइज भी मिले। अच्छा बेटा, उसके बाद देखिए दरस निज़ामी की खसूसियात, क्योंकि हम दरस निज़ामी के बारे में पढ़ रहे थे, ये आखिरी अहद था, ठीक है, औरंगजेब आलमगीर तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ऐसी खसूसियात थी दरस निज़ामी की जिसकी वजह से हमने कहा कि ये प्रॉब्लमैटिक है या इसको चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या था, निसाब में फलसफा और मंतक की निस्बत कुरान और हदीस पर तवज्जो कम थी। तारीख और जोग्राफिया अहम मज़ामीन है लेकिन इसमें शामिल नहीं थे। सर्फ नहव की कई किताबें शामिल थीं, एक भी नहीं कई, ग्रामर की बुक्स, सर्फ नहव ग्रामर की बुक्स। उसके बाद खसूसियत क्या थी कि कुव्वत मुतालिया कुव्वी हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, पढ़ने की जो हमारी कुव्वत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और मालूमात में वुसअत नहीं पैदा की, इल्म में इजाफा नहीं किया, सोचने की सलाहियत, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत, इन पर ज्यादा जो है वो फोकस किया गया। और नतीजा हमारे सामने क्या आया कि निसाब पेचीदा हो गया, मुश्किल हो गया, मनकुलात के बजाय माकुलात ज्यादा अहम हो गए। इतनी सारी खामियों के बावजूद भी बेटा आजकल भी हमारे बहुत सारे मदारस ऐसे हैं जिसमें दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है, लेकिन जो मुल्ला निज़ामुद्दीन ने रियल दरस निज़ामी दिया था वो और जो आज का दरस निज़ामी है उनके निसाब में फर्क है, ठीक है। और बहुत सारी किताबें बाद में शामिल कर दी गई दरस निज़ामी में जो मुल्ला निज़ामुद्दीन ने शामिल नहीं की थी, ठीक है। और बहुत सी किताबें ऐसी जो उन्होंने शामिल की थी वो अब के दरस निज़ामी में ख़त्म कर दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो नसाब है, ये जो करिकुलम है बेटा, ये जमूद का शिकार है। जमूद का शिकार का मतलब कि इसमें ये रुक गया है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है। और जो वक्त बदलने के साथ साथ हमारे बदलते तकाजे हैं ये उनको पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यही था, ये हमारी पूरी हिस्ट्री थी। अभी रिमेनिंग है, अभी तदरीसी तरीके आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और वो थोड़ा रह गया, कम है, ये जरा लेंथी था। इसको बेटा आपने किस तरह से याद करना है, मैं अगर स्टार्ट से चलूं जहां से हमने शुरू किया था, यहां से, ठीक है बेटा। इसको आपने पहले तो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, आपने उसी तरह से उसको हल्का फुल्का लाइट सा तैयार करना है। इसके पहलू आपने याद रखने हैं और उसमें से भी सबसे पहले नंबर पर मकासद हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये मकासद वही हैं जो किसी भी इस्लामी मुल्क के, किसी भी इस्लामी रियासत के हो सकते हैं, ठीक है। नसाब बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 6, 7, 8, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस निकल आएंगे अगर मैं निकालना चाहूं, और आपने भी निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन 1 इसमें से बन सकता है
इब्तदाई तालीम का निसाब कैसा था, पहले तो वो निसाब तालीम ही पूछ सकते हैं कि क्या था, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं इब्तदाई तालीम का निसाब क्या था, सानवी तालीम का निसाब क्या था, आला तालीम का निसाब क्या था। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि सलातीन दहली से औरंगजेब आलमगीर तक के ज़माने को कितने अदवार में निसाब को तकसीम किया गया, तो वो 3 अदवार हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आला तालीम के निसाब का पहला दौर क्या था। फिर सवाल बन सकता है कि आला तालीम के निसाब का दूसरा दौर, या सवाल बदल के आ सकता है कि अहदे अकबरी से दरसे निज़ामी तक के निसाब के बारे में बताएं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं आला तालीम के निसाब में तीसरा दौर क्या था, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि दरसे निज़ामी का दौर कौन सा था, क्या था, बताएं। और एट दी एंड लास्ट क्वेश्चन, दरसे निज़ामी की खसूसियात। और बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर कि दरसे निज़ामी की खसूसियात बयान करें। और एट द सेम टाइम बेटा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि बरे सगीर में मुसलमानों के निज़ाम तालीम पर नोट लिखें। तो बेटा आपने इसको बहुत केयरफुली देखना है, पढ़ना है। मैंने आपको इसमें से होमवर्क देना था 10 MCQs एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने इतना जो काम है, इतने में से आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 10 MCQs हर सूरत बेटा बनानी है। और आपको पता होना चाहिए कि मैं जब क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो क्वेश्चंस आर विद देयर आंसर्स, ठीक है। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर्स और 10 ही आपके MCQs। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम तदरीसी तरीके जो हैं उनके बारे में देखेंगे। इसको बेटा आपने अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।